हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, यानी वो 1 के टेबल में आता हो, खुद के टेबल में आता हो और किसी अन्य के टेबल में आता हो। जैसे 4। 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल पे आता है। उसी प्रकार 6। 6 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल पे आता है। उसी प्रकार 9। 9 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणज हो। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणज हो, यानी वो 1 के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता हो। जैसे 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। उसी प्रकार 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। उसी प्रकार 5 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। उसी प्रकार बहुत सी सारी संख्याएं होंगी। अब बात कर लेते हैं हम प्रमेय 1.2 की। प्रमेय 1.2 क्या है? प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। दोस्तों यह एक्सरसाइज इसी प्रमेय पर बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है यह प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा इस थ्योरम को। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चलिए सबसे पहले हम एक भाज्य संख्या को लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? मैंने आपको बताया, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, यानी वो 1 के टेबल में आता हो और किसी अन्य के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता है। जैसे 4। 4 एक क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। 4 एक क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम 4 को इस थ्योरम के अनुसार क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप यह बताइए कि 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है ना। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। तो हम 4 को क्या 2 गुने 2 लिख सकते हैं? 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ये बताइए आप कि 2 हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो हम 4 को 2 गुने 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 गुना 2, ये भी 2 और ये भी 2, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यही इस थ्योरम का कहना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी 4 मेरा एक भाज्य संख्या है, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और 2 और ये 2, दोनों 2 हमारा क्या है? एक
अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार एक 6 क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार भाज्य को अगर हम, जैसे यहाँ पर 6 है मेरा, तो 6 को तोड़िए। 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो क्या हम 6 को 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं? 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ लिए। 6 क्या है हमारा, 6 क्या हमारा भाज्य संख्या है। और 2 इंटू 3, 2 और 3 दोनों हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। इस थ्योरम का यही कहना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4 एक हमारा भाज्य संख्या था, तो इसको 2 इंटू 2 के रूप में तोड़ लिए, जो कि हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 6 हमारा भाज्य संख्या था, तो इसको 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ लिए, जो कि क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमने क्या ज्ञात किया था, एचसीएफ। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे और एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। जैसे 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। मान के चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक बार 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए एक बार 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। उसी प्रकार 20 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 22 के टेबल में कितने बार में आता है, 10 बार में आता है, तो 10 लिख लिए। 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 2 को टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5। अब 5 किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5। अब देखिए ये 6 है ना, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 20 है, तो 20 को हम 2 इंटू 2 लिख लिए, 2 इंटू 2। 5 है तो इंटू 5, 1 है तो इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 2, क्या हम 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इंटू का साइन है ना, इंटू का साइन देंगे। 5 है हमारा, 5 लिखेंगे, इंटू 1। अब देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ लिए। उसी प्रकार 20 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 5 जा 20, 21 जा 20 आ जाएगा हमारा। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ हमारा क्या होता है, दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या। टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सब बातें बताऊंगा। दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात वाली संख्या। घात समझते हैं ना, घात का मतलब होता है पावर। जैसे 2 का स्क्वायर, यहां 2 का घात क्या हुआ हमारा, 2, यानी 2 का पावर जितना होगा। जैसे 2 का पावर 3, तो यहां पर हमारा 2 का घात कितना हुआ, 3। उसी प्रकार 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 है, तो इस केस में हमारा घात क्या हुआ, 4। यानी जो हमारा पावर होता है वही हमारा घात होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, दोनों संख्या यानी 6 और 20 को हम अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़े हैं ना, तो दोनों संख्या में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या। उसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या तथा ना मिलने वाली संख्या, ना मिलने वाली संख्या। देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारा,
दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या, और एलसीएम क्या होता है हमारा, दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या तथा ना मिलने वाली संख्या। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ। क्या होगा इस केस में हमारा एचसीएफ? देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में तोड़े हैं, उसी प्रकार 20 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 के रूप में तोड़े हैं। चलिए इस 20 का जो हम 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 के रूप में तोड़े हैं ना, उसको यहां पे लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इंटू 5 है 5 इंटू 1। अब देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में तोड़े हैं, 20 को इस रूप में तोड़े हैं। अब देखिए कि दोनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पे 3 है, पर यहाँ पे 3 है कहीं, 3 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 2, दोनों में 2 2 है, यानी 2 मिल रहा है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ 2 का पावर क्या है। यदि 2 का पावर ऊपर में कुछ नहीं दिया हो तो 2 का पावर क्या होता है 1, तो यहाँ पे 2 का पावर क्या है 1 है। उसी प्रकार यहाँ 2 का पावर क्या है, 2 का पावर यहाँ पे 2 है। तो 2 का पावर 1 बड़ा होगा या 2 का पावर 2 बड़ा होगा, तो 2 का पावर 2 बड़ा होगा। तो एचसीएफ में हमको क्या बोला है, दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या, यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, यानी यही हमारा एचसीएफ है। फिर से ध्यान से समझते हैं हम एचसीएफ, दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या। तो 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में तोड़े हैं, 20 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 के रूप में तोड़े हैं। तो 6, 2 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो दोनों में सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो जो घात ये छोटा है, तो यही हमारा हो गया एचसीएफ। उसी प्रकार एलसीएम, दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या। तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो दोनों में बड़ी घात क्या होगी 2 का पावर 2 इंटू ना मिलने वाली संख्या। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 नहीं मिल रहा है। 5 यहाँ पे 5 नहीं है, 5 भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 है 3 इंटू 5 है 5, 4 तिया 12, 12 पचे 60। यही हम हो गया हमारा एलसीएम। फिर से ध्यान से समझ लेते हैं, एचसीएफ हमारा होता है दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या। 2 का पावर 1 है छोटी घात, तो 2 हो गया मेरा आंसर। एलसीएम, दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या। यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 लिख लिए यहाँ पे। तथा ना मिलने वाली संख्या, 3 इसमें है पर 3 इसमें नहीं है, तो 3 लिख लिए। 5 यहाँ पे है पर 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 लिख लिए। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि गुना करने पर सेम ही आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 140। एक सौ चालीस लिख लेते हैं। 140 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा। 2 सत्ते 14, 0 है 0। 70 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। 2 तियई 6, 2 पचे 10। 35 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में। 5 सत्ते 35। और 7 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में। 7 एकम 7। इसीलिए ये जो साइन होता है, इसीलिए का साइन होता है। 140 को हम तोड़े हैं, तो यहाँ पे 140 लिख लेंगे, इक्वल का साइन देंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख लेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, इंटू 7 है तो 7 लिखेंगे, इंटू 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2
यानी दो ठो हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यदि 2 रहता तो हम क्या लिखते, 3 ठो 2 है तो 2 का पावर क्यू। उसी प्रकार यहाँ 2 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू इंटू 5 है 5 लिखेंगे, इंटू 7 है इंटू 7। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यही हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न 156 है हमारा, तो चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। 156 को तोड़ लेते हैं। 156 किसके टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा। 2 सते 14, एक बचेगा 6 यहाँ पे, 2 8 16, 2 से 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 9 18। 39 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। 13 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में। 13 एकम 13। इसीलिए 156 इक्वल टू 156 क्यों लिखे, क्योंकि 156 का ही हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, इंटू 13 है इंटू 13 लिखेंगे। 1 है ना, इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 है 3, इंटू 13 एकम 13, 30 लिख दिए। यही हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3825। तीसरा क्वेश्चन मेरा कितना है, 3825। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 3825 दोस्तों ये किसके टेबल में आएगा, देखते हैं। 3 के टेबल में आएगा, यस 3 के टेबल में आएगा। 3 एकम 3, 8 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 2 22 हो गया। 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पचे 15। अब ये किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 3 एकम 3 चौक 12, 5 बच जाएगा, तो अब ये 5 के टेबल में जाएगा। 25 8 40, कितना बचा 2, 25 25। अब 85 है तो ये हमारा 5 के टेबल में जाएगा। 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे 3 बचेगा, 5 यहाँ 3 बचेगा तो 5 सते 35। अब 17 है तो 17 एकम 17। अब यहां पर 3825 है तो लिख लेते हैं, इसीलिए 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 लिख लेते हैं, इंटू 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 लिख लेते हैं, इंटू 17 है हमारा 17 इक्वल टू का साइन। 3 का यहां पर 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू का साइन है, इंटू 5 यहां पर कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 का स्क्वायर, इंटू 17 है तो 70। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 5005। चौथा प्रश्न 5005। चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 5005 किसके टेबल में जाएगा, ये 5 के टेबल में। 5 एकम 5, 2 जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो, 5 एकम 5। अब 1001 किसके टेबल में जा सकता है, 7 के टेबल में जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचा 3, जीरो है तो 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, कितना बचा 2, एक है लास्ट में तो 21 हो जाएगा। 7 तिहाई 21। अब 143 किसके टेबल में जाएगा, 11 के टेबल में जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, और 13 तो खुद के टेबल से ही जाएगा। 13 एकम 13। 5005 इक्वल टू का साइन देंगे, 5 है 5 लिखेंगे, इंटू का साइन देंगे, 7 है 7 लिखेंगे, इंटू 11 है 11 लिखेंगे, इंटू 13 है तो 13। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 4 2 9। 7 4 2 9।
चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 7 4 2 9। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। देखिए 7429 किसके टेबल में आएगा? 17 से करके देखते हैं। 17 74 है यहां, तो 4 बार में क्या होगा? 17 चौक 68, 68 होगा, कितना बचेगा? 6। यहां पर 2 है और 6, 62 हो जाएगा हमारा। तो 17 तिहाई 51, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, कितना बचेगा? 51, 9 और 2 11 बचेगा। लास्ट में मेरा क्या है? 9, 11 9 119 हो जाएगा। तो 17 नवा कितना होता है? 17 नवा हमारा कितना होता है? 119। सॉरी 17 सत्ते कितना होता है? माफ कीजिएगा, 17 7 बार में जाएगा। 37 सत्ती 49 का 9, हाथ में बचेगा 4, 7 एकम 7 और 4 11, 17 सत्ते 119। अब 437 किसके टेबल में आएगा? 19 के टेबल में देख लेते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, हाथ में 5, 7 लास्ट में है, 7 है ये, तो 5 और 7 कितना? 57 हो जाएगा। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 आ गया हमारा। अब 23 है तो 23, 23 एकम 23 लिख लेंगे। इसीलिए 7 4 2 9 इक्वल टू 17 है, 17 लिख लेंगे, इंटू का साइन देंगे, 19 19 इंटू 13। यही हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखिए दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिएगा यहां पे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है उन दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल होता है। मान के चलिए हम यहां पर लेते हैं 6 और यहां पे लेते हैं 20। दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। 2 तिहाई 6 हो गया हमारा, 3 एकम 3। उसी प्रकार 20 का निकालते हैं। 2 दहिया 20, फिर 2 पचे, फिर 5 एकम 5। तो इन एचसीएफ क्या हो गया हमारा? एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। 6 तो 6, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 1 है, इंटू 1 लिख लेते हैं। उसी प्रकार 20 है यहां पे, तो 20 इक्वल टू का साइन देंगे। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यहां दो बार आया है तो 2 का स्क्वायर, इंटू यहां पर 5 एक बार है तो 5 इंटू 1। अब एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है तो ब्रैकेट में हम 6 इंटू, माफ कीजिएगा 6,20 इक्वल टू, दोनों में छोटी घात वाली संख्या क्या है? पहले ये देखिए कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है। 1 मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 मिल रहा है, 2 और यहां पे 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, दोनों में छोटी घात वाली संख्या क्या है? 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 1 कितना आएगा? 2। उसी प्रकार मेरा एलसीएम, 6 और 20 का एलसीएम मेरा कितना आएगा? दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या तथा ना मिलने वाली संख्या। तो 2 का पावर 1 है, यहां 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू तथा ना मिलने वाली संख्या, यहां पे 3 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है पर 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं आया, तो 3 है तो यहां पे 3 इंटू 20 के गुणनखंड में 5 आया है लेकिन 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया है तो 5।
1 लिखे या ना लिखे आपको पहले ही बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इंटू 3 है, इंटू 3 इंटू 5, 4 दिया 12, 12 पचे 60। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक तो 6 है और एक तो 20। दोनों का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM, यानी 6 इंटू 20 इक्वल होगा किसके, दोनों के, किसके इक्वल होगा, दोनों के, HCF और इंटू LCM के। तो HCF क्या है हमारा 2 है, तो 2 इंटू LCM हमारा क्या आया है 60, तो 60। तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 दूनी 12 और एक 0 है तो 0, इक्वल टू का साइन देंगे। उसी प्रकार 2 को 60 से करेंगे कितना आएगा 120। देखिए यहाँ दोनों बराबर आया। तो यही इसका कहना था कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या हुआ, 26 और 91 दिया हुआ है। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 को अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 क्या आएगा, 13 एकम 13। उसी प्रकार 91 7 के टेबल में आएगा, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21। अब 13, 13 एकम 13। 26 है तो लिख लेते हैं, इसीलिए 26 इक्वल टू 2 गुना 13 है, 2 गुना 13। यहाँ 91 है तो 91 इक्वल का साइन देंगे, 7 गुना 13 है, 7 गुना 13। अब दोस्तों एक बात आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 91 है तो आप यहाँ पे 7 है, मैंने पहले 7 से किया है। कोई और बच्चा होगा जो शुरू 13 से करेगा, जैसे 91 उसको 7 से नहीं पता होगा तो वो 13 से करेगा, 13 सते 91, फिर वो 7 एकम 7 करेगा। तो यहाँ पर इस केस में हमारा 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पर 13 इंटू 7 आया है, यहाँ पे 7 इंटू 13 आया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्रम कुछ भी हो सकता है। या तो आप 7 इंटू 13 भी कर सकते हैं, आप 13 यहाँ पे आप 13 लिए हैं पहले, तो आप 13 इंटू 7 भी कर सकते हैं। क्रम कुछ भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब निकालते हैं हम HCF। दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 है, तो यही हो गया हमारा HCF। LCM दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या, दोनों में सबसे पहले क्या मिल रहा है, 13। अब देखिए यहां भी 13 का पावर 1 है, यहां भी 13 का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू तथा ना मिलने वाली संख्या, यहां 7 है, यहां 7 नहीं है तो 7 लिख देंगे, यहां 2 है पर यहां 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे। अब 13 है, 13 इंटू 7 दूनी 14। अब 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, इंटू का साइन, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 और 1। एलसीएम मेरा कितना आया 182। अब देखिए क्या कहा था यहाँ पे क्या कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो इस केस में देखिए दो धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, 26 और 91 है, यानी 26 गुना 91 इक्वल होगा दोनों के HCF और LCM के मल्टीपल का, यानी HCF मेरा कितना आया है 13 इंटू LCM हमारा कितना आया है 182। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लीजिएगा, देखिएगा कि दोनों का आंसर मेरा इक्वल आया है। यही हमारा आंसर हो गया।